इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर भूटान पहुंच चुके हैं। भूटान में उनका बड़ा ही ग्रैंड और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भूटान के नौजवानों ने गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा किया और जिस गाने पर गरबा किया गया वो गाना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भूटान के दौरे पे चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल दौरा हो सकता है। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और कि मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है उन्होंने, जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को आनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। आज भूटान के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क से प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, उनके स्पेशल उनका अवार्ड दिया गया, सेवल अवार्ड जिसे कहते हैं भूटान का। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन ने बुलाया, दोनों के ओपन बॉर्डर उनको बुलाया कि भाई आप आएँ हमारे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से है वो 2 रोज़ा ऑफिशियल दौरे के ऊपर भूटान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। सर वीआईपी तरीके से नाजरीन उनका इस्तकबाल किया गया, बाकायदा रेड कारपेट जो है उनके लिए बिछाया गया है और भूटान ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से जो है उनको नवाजा है। बहुत देखा जाए तो इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 2 रोज़ा ऑफिशियल दौरे के ऊपर भूटान के अंदर मौजूद हैं। सर वीआईपी किस्म का जो है वो रेड कारपेट बिछा के जो है उनका इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया है और भूटान ने अपने सबसे बड़े जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सर उससे उनको नवाजा है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं जिधर भी हमारे पड़ोसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, सर मैं कहता हूँ हर कंट्री जो है वो अपना सबसे बड़ा अवार्ड उनको दे रही है। बिल्कुल ऐसी है। मैं बात स्टार्ट करूंगा आज से 10-11 साल पहले। आपको पता होगा कि यही नरेंद्र मोदी जी जो हैं अमेरिका में बैन थे और आज से साल पहले उनको बुलाकर वहां पर भी अवार्ड से नवाजा गया है। शायद सारों को नॉलेज है। सर जिस तरह से देखें यहाँ से पता चलता है कि यार आपका काम बोलता है। उन्होंने पिछली अपनी 2 हुकूमतों में काम करके दिखाया इंडिया को किस लेवल पर वो ले गए, ठीक है ना। दोनों मुल्क साथ आज़ाद हुए थे ना, हम कहाँ पर पड़े हैं अभी, हम तो इमदाद पे चल रहे हैं, ठीक है। और वो इस टाइम इमदाद देने के काबिल हो गए हुए हैं इंडिया वाले। वो अगर हमें अपनी थोड़ी सी भी इमदाद दे दे तो हमारा पूरा मुल्क चल सकता है, ठीक है ना। तो सर उन्होंने काम किया, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने अपनी कंट्री की इकॉनमी बेहतर की है, अपनी कंट्री की जीडीपी बेहतर की है, अपनी कंट्री में उन्होंने जो है बिजनेसमैन बनाए, अपनी कंट्री में वो काम लेकर आए। अब पूरी दुनिया जो है इंडिया में आके काम करना चाहती है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो या गूगल या यूट्यूब का हेड ऑफिस हो, वो भी इंडिया में ही खोलना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पे उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। इस टाइम पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना इंडिया पे थमी हुई है कि यार इस कंट्री में अगर हम घुसेंगे तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है और उससे डबल फ़ायदा इंडिया का अपना होगा। तो सर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो है प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के और उनकी रिस्पेक्ट इस टाइम पूरी दुनिया में की जाती है, हम भी करते हैं। तो बात यह है कि सर उन्होंने काम किया और उनका काम नज़र आया। अरसलान भाई मुझे ये बताएं कि अगर मैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, आखिर क्या वजह है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री के दौरे के ऊपर जाएं तो जो प्रोटोकॉल इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा होता है या जो हम देख रहे होते हैं अवार्ड से नवाजा जा रहा है, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, उस तरीके से मुल्क है। अब आपको लगता है कि आंखें खोलने का टाइम आ गया, अवाम को सच्चाई बताने का टाइम आ गया? अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाते हैं ना कि आपके अपने आप ने बदलना है तो खुद बदलो, जब तक खुद नहीं बदलोगे तो मैं आपको नहीं बदल सकता। पाकिस्तान ने क्या किया इस्लाम के साथ? मैं डॉक्टर सहमद के एक वीडियो देख रहा था, उस डॉक्टर सहमद कहते हैं कि हम रो कर बच्चे बूढ़े सब रो करते कि अल्लाह पाकिस्तान को आज़ाद करो, हम शरीयत नाफिज करेंगे। क्या पाकिस्तान में शरीयत आपको नज़र आ रही? पाकिस्तान इज़ अचार। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में देखें ना, पाकिस्तान की अपनी ह्यूमन राइट्स के कोई भी आर्टिकल नहीं है, सारे के ह्यूमन 30 आर्टिकल जो अमेरिका के उनका लिया है, जी उनका पढ़ रहे। और इसका जो अमेरिका की ह्यूमन बेसिक राइट्स की उनको सारे हमने काफ़ी किया है भाई। जो सिस्टम में डेमोक्रेसी की हमारा कोई सिस्टम अपना नहीं है, उनका हमने काफ़ी किया है। आपके निज़ाम जस्ट जुडिशरी आप देखें जी, जुडिशरी आप जो है आपके जुडिशरी में अभी भी उर्दू स्पीकिंग कोई शख्स नहीं है। वहाँ पर जो है सारी इंग्लिश में बोलते स्पीक करते। हमें इस चीज़ की बुनियाद पर शर्म आनी चाहिए कि भाई आप एक इस्लामिक मुल्क नाते होते हुए, मेरा दोस्त मुझसे कहते कि इस्लामिक स्टेट में कि तो इस्लामिक स्टेट किधर है? भाई यार यहाँ पर मैं आपको फिर रोकना चाहूँगा।
कि जब ये मुल्क बना था तो हमारे कायद ने, जिसे हम कायद आज़म मोहम्मद अली जना कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। जब सेकुलर ही करनी थी तो आपने हिंदुस्तान से हमें अलग क्यों किया? आज जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर इकोनॉमिकल लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान जो यहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में खुश होंगे? अगर मेरी बात सॉरी टू से किसी को बुरी लगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर सेकुलर स्टेट बनना चाहिए। कायद आज़म एक किताब है जिसका नाम है तकारीर और स्टेट स्पीचेस एंड स्टेट में सब कायद आज़म, आप उनको पढ़े, उसने कभी भी ये सेकुलर लफ्ज़ इस सेंस पर इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई उसको कहने दो। कायद आज़म का जितने भी आप स्पीचेस उठाए ना, उसने जब मीदुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो स्पीच किया था, अलीगढ़ में किया था, उसके अलावा इस्लामिया कॉलेज में एक स्टूडेंट जाके उसे पूछता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो क्या जवाब देता है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है भाई, कुरान और सुन्नत ऑलरेडी आपके पास है। फिर एक इंटरव्यू में जो है, मैं सेकुलर लफ्ज़ थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ, एक वेस्टर्न शख्स आया था, इंटरव्यू हो रहा था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, तो कायद आज़म से चाहा कि मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हो, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए या डेमोक्रेटिक या सेकुलर स्टेट होना चाहिए? तो कायद आज़म जवाब में यही कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि मुझे पता नहीं कि इस्लामिक स्टेट और सेकुलर स्टेट क्या होता है। तो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान आपके लिए आज़ाद है, आप अपनी मस्जिदों, चर्चगाहों और मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। ये बयान भी था। देखिए, मैं सिर्फ इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, इस बात में मुझे दोबारा कहो, मैं इसका तारीख बता दूँ। जो कायद आज़म रहमतुल्लाह ने जो बात की है, इसका सारा तारीख आपके साथ रखूँगा। ये कायद आज़म के अल्फाज नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर और फिर आके सुल्तान सलाहुद्दीन के अल्फाज है। मैं इसको आपको बता दूँगा, लेकिन पहले उस बात में आता हूँ। उसने कहा कि देखिए, इसके जवाब का मतलब ये है कि आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। डेमोक्रेसी जो प्योर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एज अ सेंस आप इलेक्शन में नहीं कहते, इलेक्शन कहता हूँ मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अब ढूंढूंगा उसको और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने जब खिताब किया 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहां जाएंगे, जहां वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्यों गए हैं सब, और इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं, और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है ना, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है, उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है, और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे। चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिए। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो है वो 2 श्रीलंका में और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले। श्रीलंका तो आपको पता बैंक्रप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे कोई लिवर विवर बचा है उनका, वो भी निकालेंगे श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंक्रप्सी के सर पे थे, सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी, रेस्क्यू किया था। लेकिन चले, फिर वो इस वजह से मोदी साहब को जाना पड़ा। जवानों ने जो है गुजरात के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गरबा किया, और जिस गाने पर गरबा किया वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क में जाते हैं बगैर मफाद के नहीं जाते, कुछ एम सेट करके जाते हैं, और भूटान में जाने का उनका मफाद क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस विजिट पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जो मौजूद हैं, बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया, और स्पेशली जो रेड कारपेट के ज़रिए जो है उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है, मैं समझता हूँ कि एक मतलब अब हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया।
गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मतलब अवार्ड मिलते हैं आपको, और न सिर्फ भूटान से बल्कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क का जब दौरा करते हैं तो वहाँ पे हर कंट्री जो है वो अपना हाईएस्ट जो उनका सिविलियन अवार्ड होता है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर देती है। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जब लीडर्स की बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से नॉन स्टॉप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का झुकाव जो है वो इंडिया 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 की तरफ हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा न सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है बल्कि आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के MOU साइन किए गए हैं, स्पेशली अगर देखें तो पहले ही रेलवे के निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत का जो रेलवे का निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो है। और इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल आबादी है उससे ज़ायद जो है डेली पैसेंजर जो है वो भारत के अंदर सफ़र करते हैं। आज जो भूटान में MOU साइन किया गया उसमें एक रेल लाइन के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है, MOU साइन किया गया है जिसमें दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर बात की गई है। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक रेल सिस्टम को जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री के दौरे के ऊपर जाते हैं कोशिश यही होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, और उसकी एक बड़ी निशानी हमें ये जो MOUs होते हैं इनकी सूरत में नज़र आती है, प्रोजेक्ट्स की सूरत के अंदर नज़र आती है। अभी हालिया आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो है वो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है। अगर इसरो की हम स्पेस प्रोग्राम के हवाले से बात करें, आज जो है वो रीयूजेबल रॉकेट जो है वो बाकायदा वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। अगर देखें तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा कंट्री बन गया जिसके पास जिग्मा खेसार से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो है वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो टॉपके साहब हैं वो दोनों मुल्कों वो टॉपके एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इस हवाले से ये देखा जाए तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इससे भी देखे जा सकते हैं कि अभी हाल ही तो भूटान की लीडरशिप जो थी वो इंडिया आई हुई थी और वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वो दोबारा जो है वो फ़ौरन बल्कि आप कह लें इसको कि वो पहुंच गए हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं they will not stop। और इसी तरह इसकी दिस इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू द चिकन नेक जो ऑलरेडी इज़ देयर। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो चाइना इज़ देयर और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से कहा जाता है कि भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं।